नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा क्लासेस। जैसा कि दोस्तों हमारा द्वीपों वाला टॉपिक चल रहा है, मैंने द्वीपों में लगातार आपके सामने 3 वीडियो बना दी हैं और आज ये चौथी वीडियो है। और दोस्तों लास्ट की जो 3 वीडियो मैंने बनाई है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का, काफी अच्छे कमेंट्स भी पढ़ने को मिलते हैं। तो यही उम्मीद के साथ यही मैंने आपसे बोला था कि जैसे जैसे आप लोग अपना सजेशन देंगे, अच्छे कमेंट्स करोगे और आगे के लिए बताओगे सर हमको इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो मेरी कोशिश रहेगी आपके सामने ऐसी जानकारी जल्दी से जल्दी लेके दूं। तो लास्ट वीडियो को एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कि लास्ट में हमने शुरू से अब तक क्या पढ़ा है, उनको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी पहली वीडियो की, कच्चा तीव द्वीप से स्टार्ट किया था। वो करंट का टॉपिक था, इसलिए मैंने वहां से शुरुआत की। वहीं से मैंने फिर क्या बताया आपको कि द्वीप क्या होते हैं, तो द्वीपों के बारे में सबसे पहले बताया था। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, तो द्वीप क्या होते हैं वो बताया। द्वीपों के महत्वपूर्ण जो भी जानकारी मैंने आपसे साझा करनी थी, भाई महत्वपूर्ण द्वीप कौन से थे, द्वीपों की उत्पत्ति, कुछ द्वीपों की उत्पत्ति अब लगातार चली रही है, द्वीपों के प्रकार बताया मैंने, इतिहास बताऊंगा कुछ द्वीपों का, भौगोलिक स्थिति बताऊंगा, जलवायु कैसी है, वन्य जीव कैसा है, कृषि कैसी है, जनसंख्या कैसी है ना, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नावली है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैंने बताया अलग अलग प्रकार के द्वीप, भाई आपको 5 तरह के द्वीप बताए थे मैंने, और इन तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको समझाया था द्वीप क्या होते हैं ना। द्वीपों के प्रकार बताया था, विवर्तनिक द्वीप, निक्षेपक मूलक द्वीप, अपवर्तक मूलक द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप और प्रवाल द्वीप। ये डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद बताया मैंने पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर जो स्थित द्वीप है उनका डिस्कशन किया था, और ये भी बताया था द्वीपों को 2 भागों में करके हम पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिहाज से तटीय द्वीप और दूरस्थ जो दूरी पर स्थित द्वीप है उनको अपन इस प्रकार पढ़ सकते हैं। और मैंने ये भी बताया द्वीप कैसे होते हैं, काप मिट्टी द्वारा निर्मित द्वीप, पथरीले द्वीप, पर्वतीय द्वीप और मूंगा चट्टान या प्रवाल द्वीप, उनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। और दूसरा ये पश्चिमी घाट पर कौन कौन से द्वीप है, पूर्वी घाट पर कौन कौन से द्वीप है, इन्हीं द्वीपों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण द्वीप है उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी उसमें क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, ठीक है। यहां तक हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे इंपॉर्टेंट जो द्वीप समूह था दोस्तों यही है, जिसके बारे में क्लासेस हमारी लगातार चल रही हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अंडमान द्वीपों जो द्वीप है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ज्वालामुखी द्वीप है, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से बनी है, और आराकाना योमा पर्वत श्रेणी जो म्यांमार में स्थित है। और अंडमान जो शब्द है हिंदू देवता हनुमान जी का ही परिवर्तित रूप है या नाम है, और रामायण के अंदर अंडमान का जो नाम मिलता है अंडमान मिलता है, जिसकी भाषा मैंने बताई मलय भाषा से लिया गया है। और हनुमान जी ने जब सीता माता को बचाने के लिए इन द्वीपों का इस्तेमाल सोपान के रूप में किया, ये सब चीज मैंने बताई। निकोबार का बताया मैंने कि निकोबार जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बताया नग्न लोगों की भूमि, ठीक है। ये शब्द भी हमने किससे लिया, मलय भाषा से लिया। तो इतना बच्चे आप सब लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे इतिहास बढ़ा, मैंने बताया कि चोल साम्राज्य के महाराजा राजेंद्र चोल ने क्या किया, इन द्वीपों को नेवल बेस के रूप में इस्तेमाल किया। चोल जो राजवंश है उसका शासनकाल 800 से 1200 ईस्वी के मध्य रहा। और उसके आगे मैंने ये भी बताया कि उस समय चोल साम्राज्य जब था तो तंजावुर के शिलालेखों में इन द्वीपों का जो नाम मिलता है मानकवर मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सेनापति कान्होजी आंग्रे ने भी इन द्वीपों पर क्या बनाया, नेवल बेस बनाया, ठीक है। और उसके बाद यूरोपियन लोग आए। यूरोपियन लोगों का जब आगमन हुआ तो मैंने अंग्रेजों का शासनकाल बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर कैसे जापान वहां पर आक्रमण करता है, जापान का अधिकार होता है। जैसे जापानी लोग यानी कि लगभग 3 साल यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस भी वहां पर अपना जो कहते हैं कि आजाद हिंद फौज का गठन कर लेते हैं, और वहां पर भारत का पहली बार जो झंडा है फहराया जाता है 30 दिसंबर 1943 को। दोस्तों ये सब चीजें हुई। इस बीच में यह भी था कि भाई कौन सा समुद्री सर्वेक्षण आया जिसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिटेल से जानकारी ब्रिटिश सरकार को दी, ताकि यहां पर इन द्वीपों पर वो क्या करें,
रुचि दिखाएं। उसके बाद 1755 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिन्होंने इसका नाम बदलकर न्यू डेनिश कर दिया, डेनमार्क कर दिया। मलेरिया आया 18वीं शताब्दी में, ये जितने भी द्वीप थे वीरान हो गए, लोगों का आना जाना बहुत ना के बराबर हो गया। और फिर जब ये खाली पड़े मिले द्वीप, तो वीरान पड़े मिले द्वीप, तो ऑस्ट्रेलियन लोगों का आगमन हुआ, उन्होंने इन द्वीपों का नाम बदल दिया और टेरेसा आइसलैंड कर दिया। ये कड़ी आगे बढ़ती रही। 1857 की क्रांति आपने सुना ही होगा। 1858 में क्या हुआ था? उस क्रांति के बाद सबसे पहले जेलों जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, उनको काबू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जेल का निर्माण किया, जेल बनाया कि भाई भारत में जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनको काबू कैसे किया जाए। अगर वो लोकल जेल में जाते हैं तो उनसे जल्दी से जल्दी उनके अपने लोग मिल लेते हैं, तो उनमें आपसी चर्चा करके, विचार करके अगला जो भी विद्रोह या अगला जो भी कार्य होता है उसको पहले से ही तय सीमा में कर लेते हैं। तो इसलिए उनको दूर रहें, उनसे दूर रहें, है ना, तो कोई ऐसा संगठन ना बने कि वापस से ऐसे विरोध ना हो। तो इसलिए उन लोगों को, किन लोगों को, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों को वहां से उठाकर एकांत में, जहां पर कोई मतलब होता है ना कि दूर दूर तक लोग नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, तो वहां पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक कॉलोनी बनाई, कॉलोनी बना के जेल का निर्माण किया था। ठीक है, बंटवारे के समय मैंने आपको बताया नेहरू जी, माउंटबेटन और जिन्ना साहब के बीच में बंटवारे को लेकर क्या क्या चर्चा हुई, क्या क्या तर्क वितर्क हुए, वो सारी चर्चा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। उसके आगे फिर मैंने अंडमान निकोबार द्वीपों के बारे में जो भौगोलिक स्थिति है उसकी पूरी जानकारी दी मैंने आपको। ठीक है, उस जानकारी में मैंने आपको बताया दोस्तों कि अंडमान को, सबसे पहले अंडमान को हमने बांटा कि कौन सा अंडमान, नॉर्थ वाला, मिडिल वाला है, साउथ वाला, फिर मैंने लिटिल अंडमान बताया, फिर निकोबार के बारे में बताया। तो यहां पर जो भी स्पेशल चीजें थी, जो इनकी विशेषताएं थी, वो सारी मैंने आपको बताई। क्या क्या विशेषताएं मैंने आपको समझाई थी, एक बार देख लीजिए। मैंने आपको यह बताया था सबसे पहले यहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, राज्य पेड़ कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, तो उसके बारे में मैंने आपको इस तस्वीर के माध्यम से समझा दिया था। राज्य जो पक्षी है वुडकबुट है, राज्य जो पशु है समुद्री गाय या डुगोंग है, और राज्य जो वृक्ष है वो दोस्तों पडाक या पड़ोक नाम आता है वो है। इसके बाद मैंने आपको इनकी विशेषताएं बताई। क्या बताई मैंने दोस्तों कि जो अंडमान और निकोबार है वो 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ, अर्थात 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार था। उसके बाद मैंने बताया 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार था। ठीक है, और मैंने क्या विशेषता बताई, इसकी जो स्थिति बताई, अंडमान निकोबार द्वीपों की जो स्थिति है हिंद महासागर में, हिंद महासागर की एक शाखा है अंडमान बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। कुल जो इसमें जिले हैं मैंने आपको बताया 3 जिले हैं, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, राजधानी भी है, यहां पर एकमात्र हवाई अड्डा वो भी है, और एक तीसरा जो बड़ा बंदरगाह है, 13वां बड़ा बंदरगाह जो है वहीं पर है, जिसे 2010 में घोषित किया गया था 13वां बड़ा बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद कुल राज्य जो लोकसभा सीट एक बताई है, राज्यसभा सीट है नहीं वहां पर, और बाद में मैंने बताया कि उसकी कुल दूरी भारत की मुख्य भूमि से जो कुल दूरी है दोस्तों वो मैंने आपको बताई थी कि कुल दूरी थी वो 1300-1400 से स्टार्ट होती थी और आगे तक कोलकाता की 2100 तक थी। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया, आपको एक बार उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो ये जितनी भी दोस्तों जानकारी थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। ठीक है, ये भी हो गया था दोस्तों लास्ट क्लास में। यहां तक हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि यहां पर विश्वत प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है दिसंबर महीने में होती है, इसे दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर 86% पर क्या है वनों से ढका हुआ क्षेत्र है ना, और यहाँ की साक्षरता दर भी देखोगे ना 86% वर्षा वनों से घिरी हुई है, और दूसरा अगर देखोगे साक्षरता दर क्या है ये भी 86.27% है। तो इनको आपस में क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। जैसे यहां पर जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर कितनी 878 है, 878 महिला है। तो अगर आपको याद हो 876
मैंने एक दूरी बताई थी कि भूमध्य रेखा से भारत के मध्य की जो दूरी है ना वो कितनी थी 876 876 878। तो आपको ये एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। तो यहां तक मैंने सारी चीजें बता दी दोस्तों। आज की जो क्लास है दोस्तों, ये चौथी जो क्लास है इससे आगे बढ़ रही है। आज मैं बताने वाला हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य वहां पर। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर टोटल क्या है कि 9 राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। 9 कितने हैं भाई? 9 नेशनल पार्क है और 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर भी है, जिसके बारे में अब आपको बताने वाला हूं कि वो जो नेशनल पार्क है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है उसके बारे में बताने वाला हूं। और बाकी जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं उनको आज की क्लास के से हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक पेन पेपर नहीं लिया है, लास्ट की हमने 2 क्लास रिवाइज की हैं, 3 क्लास रिवाइज की हैं, चौथी क्लास को हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो पेन और पेपर लेके दोस्तों तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है यहाँ पर। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, जो प्रमुख हैं, उनका डिस्कशन क्या है कि हम लोग आगे, यानी कि ये टॉपिक जब आएगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, बायोस्फीयर सेंटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको देखने हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो, कैम्पबेल वे नेशनल पार्क, गिलाथिया वे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, हैरियर नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल, मैं बताया था सैडल जो सबसे ऊंची चोटी है और वो एक नेशनल पार्क भी था, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो सैडल नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप और साउथ बटन द्वीप, ये भी यहाँ के क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कुल जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो 9 है। कितने हैं भाई? 9 है कुल राष्ट्रीय उद्यान, आपके सामने बताया मैंने, 9 है। ठीक है, इन 9 में से अगर आप और आगे बढ़ते हो तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हो तो 92 वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक चीज और बताता हूं, साउथ बटन जो है ना, साउथ बटन, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर लिखा हुआ है भारत का सबसे छोटा जो नेशनल उद्यान कौन सा है भाई? साउथ बटन द्वीप, जो 0.03 है, ये वर्ग किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, ग्रेट निकोबार में एक बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर भी है। तो ये था यहाँ के जितने भी नेशनल पार्क है उनके बारे में जानकारी। तो यहां से संबंधित एक क्वेश्चन आता है भाई कि किन्हीं 3 का नाम आ सकता है, 4 का नाम आ सकता है, तो मिलान करने के लिए भी बोल सकते हैं, या हो सकता है कि इन 3 का नाम आए और आपको चौथा अन्य नाम किसी और द्वीप का हो या किसी राज्य का हो कि बताओ निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है। नहीं है वाला भी आ सकता है और कौन सा है ऐसा भी आ सकता है। तो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आने वाले हैं वो आपके सामने, तो उनको आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब इनकी लोकेशन देखिए कि जितने भी मैंने आपको बताया है कि नेशनल पार्क कहां कहां स्थित है, एक बार देख लीजिए। देखो ऊपर से देखिए भाई, सबसे पहले मैंने बताया था कि ये उत्तरी अंडमान है, तो उत्तरी अंडमान में सबसे उत्तर में सैडल पीक, आपको मैंने बताया था सैडल पीक, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक है, वो एक नेशनल पार्क भी है और ये यहां पर स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहां पर है? नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान में स्थित है। दूसरा, मिडिल बटन आइसलैंड, नॉर्थ बटन आइसलैंड, साउथ बटन, ये तीनों तो नाम पल भर में याद हो जाएंगे। मिडिल बटन, नॉर्थ, साउथ, या साउथ, या ये कहते हैं उत्तरी, मध्य और साउथ बटन। ठीक है, इनको इस तरह याद कर सकते हो। ये सारे के सारे यहां पर स्थित है। कहां पर है? देखो इसके नीचे जब आते हो ना, यहां तक ये वाली स्थिति है मिडिल अंडमान, और इसके पास छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। उन्हीं द्वीपों में क्या आ गया, ये तीनों को तीनों है। ठीक है, उसके बाद यहीं पर छोटे छोटे द्वीप और भी हैं। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है यहां पर। और अगर आते हो तो देखो यहां पर साउथ अंडमान है, यहां पर साउथ अंडमान, जहां पर क्या राजधानी है किसकी?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। यहीं पर आगे आपका कौन सा, मैंने माउंट हैरियर बताया था, हैरियर नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, यहां पर महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। और अब आते हो तो यहां पर निकोबार स्टार्ट होता है। निकोबार में, ग्रेट निकोबार में देखो दो और हैं भाई राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से हैं, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क और दूसरा है गैलाथिया बे नेशनल पार्क। तो इस तरह 9 जो है ना, 9 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है यहां पर 9। अब इनको याद कैसे करें, इनको याद कैसे किया जाए, तो इनको याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ लाइन है जो आपको यहां पर लिख देता हूं कि कैसे याद करोगे। चलिए ठीक है ना, छोटी सी वो क्लिप बना देना इसमें ना, अभी कैसे बताता हूं। चलिए मैं बताता हूं कि इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर, चलिए देखिए पर दिखाई देगा यहां पर, चलिए देखिए, रानी झांसी, रानी झांसी, रानी झांसी सैंडल और कैप पहनकर, सैंडल की बजाय सैंडल कर लो, या सैंडल, रानी झांसी सैंडल और कैप पहनकर, कैप पहनकर, रानी झांसी सैंडल और कैप पहनकर गांधी जी के साथ, गांधी जी के साथ हैरियर में बैठकर, हैरियर गाड़ी है दोस्तों टाटा की, हैरियर में बैठकर, एक मिनट जरा, हैरियर में बैठकर कभी अंडमान के उत्तर में, कभी अंडमान के उत्तर में, कभी मध्य अंडमान में और कभी दक्षिण अंडमान में चक्कर लगा रहे हैं। क्या समझे दोस्तों, मैंने बताया आपको रानी झांसी सैंडल और कैप पहनकर, है ना, कैप पहनकर, रानी झांसी सैंडल और कैप पहनकर गांधी जी के साथ हैरियर गाड़ी में बैठकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कभी उत्तर में जाते हैं, कभी मध्य अंडमान में जाते हैं, कभी दक्षिण में जाते हैं। इससे क्या समझे दोस्तों, अब सुनना जरा ध्यान से। रानी झांसी, तो पहला आपको मैंने नाम दिया था रानी झांसी, तो रानी झांसी पहला देखो दोस्तों, रानी झांसी क्या है भाई, कहां पर है रानी झांसी, देखो भाई, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, तो इसको मैंने बना दिया एक नंबर उठाओगे रानी झांसी नेशनल पार्क। दूसरा सैडल, यानी कि दूसरे नंबर पर आपको दिखना है कौन सा, सैडल पीक, मैंने बताया दूसरे नंबर का नेशनल पार्क आपको इस तरह रखना है, सैंडल पहनकर। तीसरा मैंने बताया कैप पहनकर, कैप तीसरे नंबर लिखना है, कैप पहनकर। तो कैप का मतलब क्या हो गया यहां पर, कैप का मतलब हो गया कैम्पेल कहते हैं भाई, कैम्पेल है ना, तो कैप पहनकर, यानी कि तीसरे नंबर पर आ गया आपका कैप पहनकर गांधी जी के साथ, गांधी जी का मतलब हो गया महात्मा गांधी के साथ, ठीक है, चौथे नंबर पर लिखना महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, गांधी जी के साथ हैरियर गाड़ी में बैठकर। हैरियर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हैरियर का मतलब यहां पर होगा क्या, हैरियर का मतलब आपको लिखना है ये वाला माउंट हैरियर नेशनल पार्क लिखना है इसमें। हैरियर में बैठकर कभी उत्तर में, उत्तर का मतलब उत्तर बटन आइसलैंड, उत्तर बटन नेशनल उद्यान, और कभी मध्य में, मध्य बटन हो जाएगा उत्तर, मध्य बटन हो जाएगा, और कभी दक्षिण में, और कभी दक्षिण का मतलब साउथ बटन नेशनल में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो इस तरह इस लाइन को आप याद कर सकते हो कि रानी झांसी सैंडल और कैप पहनकर, रानी झांसी सैंडल और कैप पहनकर गांधी जी के साथ हैरियर गाड़ी में बैठकर कभी उत्तर में जा रहे हैं, कभी दक्षिण में जा रहे हैं, कभी मध्य अंडमान में जा रहे हैं। तो इस तरह ये जितने भी नेशनल पार्क है इनको आप याद कर सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है, याद रहेगा। फिर से दोस्तों देखो एक बार मैंने क्या बताया आपको, वापस देखो, मैंने सबसे पहले आपको जो बताया कि नेशनल पार्क कौन कौन से है, तो ये वाला है,
तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो जो मैंने अभी बताया कि रानी झांसी का मतलब हो गया रानी झांसी, ठीक है। रानी झांसी क्या कर रानी झांसी कैप पहनकर, कैप बेल वे नेशनल पार्क, रानी झांसी कैप पहनकर और सैंडल पहनकर रानी झांसी कैप और सैंडल पहनकर महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी की गैल कर लो भाई, गैल, महात्मा गांधी की गैलथिया, महात्मा गांधी की गैल हैरियर में बैठकर, किस में बैठकर, हैरियर नेशनल पार्क जो अभी बताता है, हैरियर नेशनल पार्क, हैरियर में बैठकर कभी नॉर्थ जाती है, कभी साउथ जाती है, कभी मध्य जाती है। तो इस प्रकार आप उनको याद कर सकते हो। मैंने बताया है कि 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 96 वन्य जीव अभ्यारण्य यहां पर, ठीक है। इससे आगे देखिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो शॉर्टकट बनाया आपको अच्छा लगा होगा, याद भी हो जाएगा इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। अब आता है इनकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां, जो दोस्तों आदिवासी हैं, वहां पर जनजातियां हैं, उनके बारे में देखो। मूल रूप से तो वहां आदिवासी रहते थे। अगर पूरे विश्व की बात की जाए कि मानव की उत्पत्ति या मानव का जन्म, इंसान का जन्म सबसे पहले कहां हुआ, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका जो महाद्वीप है, इंसान सबसे पहले वहीं पैदा हुआ था। तो यहां पर जितने भी अंडमानी और निकोबारी जो लोग हैं, यानी कि यहाँ के मूल जो आदिवासी हैं, वो कहां से बिलोंग करते हैं, उनका जो मूल है ना, उनकी जो जड़ है अफ्रीका महाद्वीप से है। वहां भी निग्रो प्रजाति के लोग रहते हैं, इसलिए यहां भी निग्रो प्रजाति के लोग रहते हैं। और दोस्तों ये चीज देखो कि प्रायद्वीपीय भारत है ना, आप ये कनेक्टिविटी देखो, आप प्रायद्वीपीय जो भारत है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो अगर आपको पता हो तो ये वाला जो संरचना बना रहा हूं आपके साथ, ये प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीकी महाद्वीप से टूटकर ही इंडियन प्लेट से आकर टकराया था। तो इसका मतलब ये पूरी की तरह अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत। तो वहीं पर देखो अब ये वाला हिस्सा भी आया, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी प्रकृति रूप से बनी हुई है, ऐसा नहीं कि इंसान ने बनाई है, ठीक है। तो ये मूल जो निवासी हैं अफ्रीका महाद्वीप से हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। चलिए, तो यहां पर कुछ जनजातियां हैं, कुछ आदिवासी है। मुख्य रूप से जहां से अभी तक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो आपके सामने है सेंटिनल जनजाति है, न्यू सेंटिनल द्वीप पर रहती है। अभी यहां पर आपको मैं समझा दूंगा कौन कहां पर रह रहा है, इसको एक बार समझ लेंगे आपको, ठीक है। ग्रेट अंडमानी, ये भी एक प्रमुख जनजाति आदिवासी जाति यहाँ की। ओंज जनजाति है, शोम्पेन जनजाति है, जारवा जनजाति पे है, जांगल जनजाति है। दोस्तों ये ऐसा नहीं कि बस इतनी है, जनजातियां और भी बहुत सारी हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। जैसे देखो 27,600 लोग हैं, जो कौन कौन अलग अलग जनजातियों के आदिवासी हैं लोग। देखो कार निकोबार हो गया, चोरा, टेरेसा, बोबुका, कच्चल, कर्माटो, नैनकोरी, इस तरह बहुत सारे हैं। लेकिन मुख्य जो आपको दोस्तों पढ़ने हैं ना, मुख्य वो ये हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखो भाई, सेंटिनल जनजाति। सेंटिनल जो जनजाति है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये कौन सा है, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है ना, और ये है दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान के पश्चिम में, दक्षिण अंडमान के पश्चिम में स्थित है क्या, सेंटिनल द्वीप, न्यू सेंटिनल द्वीप। कौन सा द्वीप भाई, न्यू सेंटिनल द्वीप है। यहां पर ये जनजाति लेते हैं। अभी देखो इनकी जो जनसंख्या बता रखी, लास्ट जो इनकी गिनती की होगी तो 219 बताए हैं, लेकिन अभी ये और भी कम हो चुके हैं, है ना। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये कितने हैं, 219 है या 219 से ज्यादा है भाई। 250 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, हो सकता है कम भी हो, है ना। कहीं कहीं तो मैंने ये भी पढ़ा हो इसमें मात्र 28 लोग ही बचे हैं। तो अभी इसका जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त है या भी है नहीं, है ना। तो इस तरह आप इनको देख सकते हो। न्यू जो सेंटिनल द्वीप है, यहाँ पर सेंटिनल जनजाति है। और ये जो भाषा बोलते हैं ना, वो सेंटिनल भाषा ही बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है समझने में, ठीक है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, अब जब आपको पता है आदिवासी जितने भी जो जंगलों में रहते होंगे वो क्या करते होंगे, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कुछ नहीं, वो कंदमूल खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। आग का जब आविष्कार हुआ, वैसे इन लोगों, देखो ये और बताता हूं, ये कंदमूल तो खाते थे, कंदमूल तो खाते ही हैं, और इनको शहद बड़ा अच्छा लगता है भाई,
इनको शहद बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा इनकी इम्यूनिटी जो पावर है वो इनसे ही बनती है भाई, प्राकृतिक चीजें खा खा कर, और ये आसानी से बीमार भी नहीं होते हैं। अगर इनको चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो रिकवरी जो है ना, रिकवरी बहुत तेजी से रिकवरी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंदमूल खाते हैं, और इनको आग का और मेटल का भी, इनको आग का भी पता है, मेटल का भी पता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहां पर रहते हैं लोग, ठीक है। आज भी धनुष और तीर से ये क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये लोग देखो यहां पर लिखा हुआ है, इनका जो अस्तित्व है, जो उल्लेख मिलता है 55,000 साल से भी मौजूद हैं। जैसे अगर आपको मैं बता दूं, एक होती है कि अभी मानव विकास सर्वेक्षण ने एक क्या किया था, कार्बन डेटिंग के आधार पर इनकी जो उपस्थिति बताई थी ना, वो 2000 वर्ष है भाई, 2000 सालों से ये लोग रह रहे हैं। किसने बताया, मानव विकास सर्वेक्षण में कार्बन डेटिंग के आधार पर बताया कि 2000 सालों से भी ज्यादा रहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे सोर्स है जहां पर ये बताया, नहीं भाई पाषाण युग, सोचो पाषाण युग, यहां पर ये डाटा किसी न्यूज एजेंसी का, जो लिख रहा हूं भाई, ये न्यूज एजेंसी का डाटा जहां पर लिखा हुआ है। जब मैंने बोल दिया कि ये पाषाण युग में रहते थे, पाषाण युग, ठीक है, पाषाण युगों में भी इसकी चर्चा मिलती है। तो ये 55,000 सालों से भी इनका जो अस्तित्व है पुराना है, ये कह सकते हो। तीसरा देखो इसके अंदर, अगर हम जाते हैं किस पे, जीनोम अध्ययन पर, एक शब्द लिख रहा हूं बेटा, जीनोम अध्ययन के आधार पर इनकी जो उपस्थिति है 30,000 वर्षों से भी पुरानी है। जीनोम अध्ययन के आधार पर इनकी जो उपस्थिति दर्ज की गई है 30,000 वर्ष से भी पुरानी है। दूसरा मैंने आपको बताया, कार्बन डेटिंग के आधार पर 2000 वर्षों से भी पुरानी है, क्योंकि इनका जो जिक्र मिलता है, जो उल्लेख मिलता है, पाषाण युग में मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों, पाषाण युग में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह ये लोग यहां पर रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जारवा लोग देखिए दोस्तों कहां रहते हैं, यहां कहीं लिखा होगा जारवा, ये रहे भाई, देखो जारवा लोग, ठीक है। जारवा लोग देखो, जारवा जो है ना मध्य अंडमान में रहते हैं भाई। कहां रहते हैं भाई, ये देखो मध्य अंडमान में। इनकी जो अनुमानित जो जनसंख्या है वो 250 से लेकर अभी 425 लिखी हुई है। आंकड़ा बहुत पुराना है, किताबों में आपको 400 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, जारवा जो लोग हैं वो कहां पर रहते हैं, मध्य अंडमान में रहते हैं, और इनकी जो जनसंख्या 250 से लेकर 400 है। और ये जो दोस्तों 1970 तक ये आम लोगों से या भारत सरकार की नजरों से दूर थे। 1970 तक किसी को पता ही नहीं था कि जारवा जनजाति नाम का भी यहाँ अस्तित्व यहाँ रहा जाता है। तो ऐसे ही जो रटलैंड जारवा सबसे प्राचीनतम, यानी कि जारवा जो ना जितने भी आदिवासी है सबसे प्राचीनतम आदिवासी हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य अंडमान में 1970 के बाद ये लोग नजर आए। इनकी जो अनुमानित जो जनसंख्या है 250 से लेके 400 के मध्य है। हाँ, ये थोड़े आधुनिक हैं, ये कपड़े पहनने लगे हैं भाई। क्या करने लगे हैं, ये लोग कपड़े भी पहनने लगे हैं। याद है कैसे, चलिए और देखिए। नेक्स्ट देखिए भाई, अब इसके आगे हम बात करते हैं किनकी, जांगिल जनजाति। जांगिल यहां कहीं लिखा नहीं होगा शायद, नेक्स्ट वाले उसमें बताऊंगा। जांगिल, ये देखो भाई जांगिल जनजाति। जांगिल जो जनजाति है, जांगिल जनजाति वो भी रहती है यहां पर मध्य अंडमान की। यहां पर एक रटलैंड द्वीप होगा यहीं आसपास, यहां पर जांगिल जनजाति यहीं पर रहते हैं। जांगिल जो जनजाति है ना वो रटलैंड द्वीप, रटलैंड द्वीप के आसपास रहते हैं लोग। यानी कि ये भी क्या कहां रहते हैं भाई, मध्य अंडमान, ये सॉरी दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के आसपास छोटे छोटे और द्वीप है जहां पर ये रहते हैं। ये है ना, इसे रटलैंड जारवा भी कहा जाता है। और ये जो जनजाति है ना 1907, यानी कि इनके जो आखिरी बार इनको देखा गया था ना 1907 में देखा गया था। 1907 के बाद ये जनजाति कभी नजर नहीं आई है। तो आपको याद रखना है, जांगिल जो जनजाति है इनको रटलैंड
जनजाति भी कहा जाता है, रटलैंड जारवा भी होगा, रटलैंड, हाँ जांगिल जनजाति है, रटलैंड द्वीप पर रहते हैं और इनको लास्ट जो देखा गया था 1907 में, यानी कि 1907 के गणना के बाद आज तक देखा जाए तो ये विलुप्त है दोस्तों, अभी तक किसी को नजर नहीं आए, तो ये माना जा रहा है कि ये जो जनजाति अभी अस्तित्व में नहीं है। चलिए अब देखिए इधर शोम्पेन जनजाति जो है, शोम्पेन जनजाति ने सबसे ज्यादा आधुनिक क्या है भाई, कैसी है भाई, आधुनिक। शोम्पेन जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा आधुनिक है और ये लोग जो है ना, इन्होंने आधुनिकीकरण को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया ना, क्योंकि ये जो जाति है ना, इसको बोला जाता है ये नरभक्षी जाति है, नरभक्षी, मैन ईटिंग ट्राइब्स, नरभक्षी जनजाति है। ये लोग क्या करते हैं कि इंसानों को भी निपटा जाते हैं, इस प्रकार के। हाँ, सेंटिनल जाति की देखो, एक सेंटिनल द्वीप है, इसके बारे में और बताता हूं कि यहां पर भी क्या है कि जब ये लोग थे तो यहां पर भी कभी भारत सरकार की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से इनसे मिलने की, इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी। ऐसे ही दोस्तों एक अंग्रेज जी आए थे, उनका अभी मैं आपको बताने वाला हूं डिस्कशन, वो आए थे, उन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इनको मार दिया। भारत की तरफ से भी ये लोग, बहुत सारे लोग आए हैं जो इनसे बात करने की कोशिश की थी। चलिए एक बार डिटेल से ना मैं आपको उन सभी की जानकारी देता हूं, और जो मैंने अभी आंकड़े और जो डाटा मैंने तैयार कर रखा है, इसकी बजाय दोस्तों आप यहां समझो। चलिए अभी मैंने बताया ये क्या धनुष और उसके, ये सेंटिनल जनजाति वापस आए हम, अभी हम शोम्पेन जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप यहां से समझोगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मैंने बताया ये शोम्पेन जनजाति वही है जो न्यू सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं। ये कंदमूल खाते हैं और कच्चा मांस खाते हैं, शहद इनको बहुत प्यारा है। दूसरा, इनको मेटल और आग, इसकी भी जानकारी है। तीसरा मैंने बताया कार्बन डेटिंग के आधार पर 2000 वर्षों से भी ये पुराना इनका अस्तित्व है। दूसरा, जीनोम अध्ययन के आधार पर बताया मैंने, इनका अस्तित्व 30,000 वर्ष से भी पुराना है। और कुछ ऐसे कहते हैं कि आंकड़े हैं जो ये बताते हैं, जैसे न्यूज एजेंसी जिसकी बात मैं कर रहा था, उसमें 55,000 वर्ष से भी पुराना, यानी कि पाषाण युग में इनका अस्तित्व बताया गया। तो ये जनजाति, इनकी विशेषता देखो भाई एक बार क्या क्या है। अब आपके सामने रिटर्न में है तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। देख लीजिए भाई, मैंने बताया कि ये जो जनजाति है ये दक्षिण अंडमान के पश्चिम में न्यू सेंटिनल द्वीप, जैसा कि आपने अभी अभी देखा, न्यू सेंटिनल द्वीप में रहते हैं। ये सेंटिनल भाषा बोलते हैं जो काफी मुश्किल है समझने में। और दूसरा, ये दूसरे जो व्यक्ति आते हैं उनको शत्रुवार व्यवहार करते हैं, उनको नापसंद है। अगर कोई इनके पास चला गया, आसपास के एरिया में भी आ गया तो उसको खत्म कर देंगे तुरंत। तो मैंने कहा कि ये जो बाहरी लोग होते हैं उनको शत्रुवत व्यवहार करते हैं, यानी कि बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी इनके एरिया में चला जाएगा तो कोई बात नहीं होती, डेथ, समझ जाओ, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको, कंदमूल खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं और इन्हें आग का और मेटल का इस्तेमाल करने की जानकारी है इनको, उनका भी इनको पता था। तीसरा, मानव विज्ञान, भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पुष्टि की कि इनकी जो उपस्थिति है 2000 वर्षों से भी प्राचीन है। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि कार्बन डेटिंग के आधार पर 2000 वर्षों से भी ज्यादा इनकी उपस्थिति है। तीसरा देखिए, मैंने बताया जीनोम अध्ययन के आधार पर इनकी जो उपस्थिति है 30,000 वर्षों से भी प्राचीन है, पूर्व है इनकी उपस्थिति। तीसरा, इनका जो उल्लेख है पाषाण युग में मिलता है। कहीं कहीं डाटा में अभी अभी, जैसे आपने वो तस्वीर में देखा कि 55,000 वर्ष पुरानी इनकी उपस्थिति है, इससे पहले भी है। भारत सरकार की तरफ से इन जनजातियों से बात करने की भी कोशिश की गई। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से किन्होंने कोशिश की, अगली तस्वीर में वो दिखाने वाला हूं। और पहली बार इनसे कौन मिलने गया होगा दोस्तों, उसकी भी एक तस्वीर आपसे शेयर करने वाला हूं। तो भारत सरकार की तरफ से मधुबाला चट्टोपाध्याय और टीएन पंडित साहब ने इनसे मिलने की कोशिश की और वो लोग मिले भी, उनको कामयाबी भी मिली। तो कैसी कामयाबी एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो लोग हैं धनुष बाण से शिकार करते हैं, कंदमूल खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, इस तरह का इनकी दिनचर्या है। दूसरा, इनसे मिलने की कोशिश की गई।
सबसे पहले जब इनसे मिलने गए होंगे लोग, है ना, तो सबसे पहले तो आप इधर देखिए ना, इससे पहले इनकी एक घटना घटी थी कि नाम है जॉन एलन चाउ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिना सरकार की परमिशन के मछुआरों की सहायता से इन द्वीपों पर पहुंचे और इन आदिवासियों से मिलने की कोशिश की। जैसे ही ये लोग, मैंने कहा कि जैसे ही इनके एरिया में पहुंचा ये बंदा, जैसे ही पहुंचा इन्होंने अपने 3 तीरों से ही उनको निपटा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि धनुषों और बाण से इतना बड़ा शिकार, यानी कि बड़े से बड़ा शिकार कर लेते हैं ये लोग। जब इनके आसपास हेलीकॉप्टर से इनका सर्वे किया गया कि भाई चलो भाई ऐसा है, वहां नहीं जाते हैं, तो एक बार हेलीकॉप्टर से इनकी गणना करते हैं कितने लोग हैं, कितने इनके कह सकते जो भी इनके घर होंगे, झोपड़ियां होंगी, या फिर जिस तरह का ये निवास इनका स्थान होगा, उनकी गणना करते हैं कितने लोग हैं। एक अनुमानित था कि हाँ भाई 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, 400 लोग हैं। तो उनको जब उनकी गणना करने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा चारों तरफ चक्कर लगाया गया ना, तो ये लोग क्या करते हैं, उन्होंने अटैक कर दिया और जंगलों से तीर छोड़ने लगे। जहाज जैसे ऊपर चढ़ने लगे, हेलीकॉप्टर आसपास जैसे पहाड़ियां भी हैं, तो ये लोग पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के तीर कमान से इनको ऊपर अटैक किया और बहुत सारे तीर जो है ना हेलीकॉप्टर में आके लगे भी। वो तो कहते हैं कि किस्मत थी कि वो बच के वापस वहां से आ गए, लेकिन ये बेचारा, ये इनकी किस्मत नहीं थी। ये लोग थोड़े से क्या है कि इनको लगा कि हम वहां जाके बात करेंगे, उनको कैसे भी अपन कन्विंस कर लेंगे, लेकिन साहब इन्होंने कोई बात नहीं की, देरी नहीं लगाई इनको मारने में। तो भारत की तरफ से लगातार कोशिश रही कि इन तक पहुंचा जाए। इनको जैसे नारियल या फिर फ्रूट, कुछ इस टाइप की चीजें देकर इनसे बातचीत कर, देखो इनकी भाषा तो नहीं समझ सकते थे, लेकिन होता है इशारों की भाषा से बात करने की कोशिश की। बट ये धीरे धीरे करके क्या है, ऐसा कहा गया कि इनको टाइम लगा भाई। लगातार जब ये लोग कोशिश करने लगे, अक्सर ये अपने जहाज से वहां जाते थे, आसपास रुकते थे, वो भी पानी में बहुत अंदर रुकते थे, तो वहीं से पानी में क्या करते थे, किसी टोकरी में या फिर नारियल जो होता है, नारियल पानी में तैरता है, तो नारियल पानी में डाल दिया, तो धीरे धीरे करके इनकी तरफ, किनारे की तरफ जाने लगा। तो ये लोग नारियल इकट्ठा करने लगे। तस्वीरों में शायद कहीं दिखाई देगा, तो ये देखो यहाँ पर केले भी हैं, नारियल केले इनको और भी वो जो फ्रूट थे उनको अवेलेबल कराया, और धीरे धीरे इनको कपड़े भी अवेलेबल कराने लगे, ठीक है। तो इस टाइप में इनसे क्या है, एक रिश्ता बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से या भारत की तरफ से इनसे किसी ने रिश्ता बनाया, तो वो नाम आया किसका, मधुबाला चट्टोपाध्याय ने। उन्होंने जाके इनसे मीटिंग की, धीरे धीरे करके एक व्यवहार बना, और इनको अब जो सुविधाएं भारत सरकार की तरफ से मिल रही हैं वो मिल रही हैं दोस्तों। तो ये था आपका कौन सा भाई, सेंटिनल जनजाति। चलिए अब आते हैं जारवा जनजाति पर। ये देखो भाई, जारवा जो जनजाति है ना, अब तक जितने भी आदिवासी हैं उन सब में सबसे प्राचीनतम कोई जनजाति है ना, वो जारवा ही है मूल रूप से अगर देखा जाए तो। इनका जो जनसंख्या है वो 250 से 400 के मध्य है, और ये 1970 के बाद ही नजर आए। इससे पहले इनका अस्तित्व तो नहीं पता था, जारवा नाम का भी कोई जनजाति है, लेकिन 1970 के बाद ये लोग नजर आए। और अभी तो देखो इनमें अगर आपने देखा इनका जो ड्रेसिंग है, धीरे धीरे आपको इससे अनुमान लगा सकते हो कि धीरे धीरे इन लोगों ने क्या है, कपड़े पहनना भी स्टार्ट कर दिया है जारवा जनजाति वालों को। देखिए इनकी विशेषता क्या है, इनकी अनुमानित जो जनसंख्या है 250 से 400 के मध्य है। 1970 तक जारवा जनजाति किसी की नजरों में नहीं आई थी, ठीक है। जारवा जनजाति मध्य अंडमान में रहती है, मध्य अंडमान में। और जारवा जनजाति जो है ना, क्या करते हैं, कपड़े पहनने लगे हैं। अब ये लोग क्या है, कपड़े भी पहनने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आओ भाई, शोम्पेन जनजाति सबसे ज्यादा खतरनाक। देखो ये भोले भाले आपको नजर तो आ रहे हैं ना दोस्तों, लेकिन ये देर नहीं लगाते भाई। इनको मानव कहते हैं, नरभक्षी या मैन ईटिंग ट्राइब्स कहा जाता है। ये लोग इंसानों को भी कहा जाता है, इतने खतरनाक है। तो इनके आसपास एरिया में जाने का मतलब है कि मौत को गले लगाने वाली कहानी है। चलिए इनकी विशेषता देखो, लेकिन एक चीज सुनो, सबसे ज्यादा देखो है तो बहुत खतरनाक, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इन्होंने जो आधुनिकीकरण, जो समय बदला, समय के साथ जो बदलाव लाए, तेजी के साथ सबसे ज्यादा बदलाव इन्हीं के अंदर आया था। तो देखो भाई क्या कह रहे हैं शोम्पेन, इनकी अनुमानित जो जनसंख्या 300 के आसपास है। एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इन एरियाओं में ट्राइब्स वाले या जनजाति वाले जो एरिया हैं पूरी तरह बैन है। आप कोई नहीं जा सकता, आम आदमी की पहुंच से दूर है, वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये लोग जिस भी कंडीशन में या जिस इन्होंने लंबा जीवन जिया
है ना। तो ये चीज ऐसे कैसे बनी रहना चाहिए कि अगर इनको इस तरह ही रहना है तो रहने दो। इनको आज की जो सुख सुविधाएं हैं, आज के कोठी बंगले हैं, इनको प्लेन पर बिठाना, जहाज पर घुमाना, गाड़ियां दिखाना, दुनिया भर की चीज है। आधुनिकीकरण तो इतना हो गया है, तो इसलिए इनको ऐसा जैसा वो है वैसा ही छोड़ दो। तो सरकार की तरफ से बाध्य कर दिया, कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैंने बताया अनुमानित जनसंख्या 300 के आसपास, जनजाति सबसे ज्यादा आधुनिक है बाकी जनजातियों में। 2014 में पहली बार जब मोदी साहब आए थे तो सबसे पहले होता है ना वोट कहां से कैप्चर किए जाएं, तो उन्होंने इन पर भी ध्यान दिया कि हाँ भाई यहां भी वोट बन सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इनको वोट का अधिकार दिया भाई। 2014 में तो आए थे भाई, ठीक है, तो वोटिंग का अधिकार दिया। मैंने कहा इन्हें नरभक्षी या मैन ईटर ट्राइब जनजाति भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उसके बाद आ गया ओंज जनजाति। भाई ये ओंज जनजाति खाते पीते लोग हैं भाई, इनको भारत सरकार की तरफ से बढ़िया राशन पानी मिलता है, मेडिकल सुविधा मिलती है। देख लीजिए हट्टे कट्टे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए इनकी विशेषता क्या है। ओंज जो जनजाति है लघु अंडमान में रहती है। इस जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है और ये राशन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है सरकार की तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाली देखिए एक बार कौन सी है। जांगिल जनजाति, इनको जारवा या रटलैंड जनजाति भी कहा जाता है। भाई दोस्तों ये क्या है कि 1907 के बाद धीरे धीरे ये विलुप्त हो चुके हैं, है ना। अभी क्या है ये नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक बार इनकी विशेषता देखो क्या भाई। जांगिल लोगों को रटलैंड जारवा कहा जाता है, रटलैंड द्वीप के आसपास रहते हैं, है ना। और दूसरा इस जनजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया है क्योंकि 1907 के बाद इन्हें अंतिम बार देखा गया था। इसके पहले कभी 1907 से पहले अक्सर नजर आते थे, लेकिन 1907 के बाद ये कभी दिखाई नहीं दिए। इसलिए सरकार की तरफ से इन्हें क्या कर दिया गया है, विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो ये जितनी भी जनजातियां हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप पर रहने वाली जनजातियां हैं। ऐसे रैंडमली पढ़ते पढ़ते मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और आई, अलग टॉपिक है लेकिन फिर भी जनजातियां आप लोग पढ़ रहे थे और ऐसी जैसे रटलैंड उसका कच्चातीव द्वीप के बारे में जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, तो द्वीपों से लेट करते हुए मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ गया। फिर मेरे को भी अच्छा लगने लगा जैसे आपका रिस्पॉन्स आने लगा, ठीक है। तो मैन ऑफ द होल बोला गया, यानी कि अपनी दुनिया का इकलौता इंसान, अपनी दुनिया का अकेला इंसान है। दोस्तों इस इंसान के बारे में जब आप जान जाओगे ना तो आपको भी लगेगा क्या ऐसा आज भी है क्या। ये जो घटना दोस्तों ब्राजील की है भाई, अफ्रीका महाद्वीप में ब्राजील देश है, वहां की घटना है जिसके बारे में एक बार थोड़ा सा न्यूज है। एक्चुअली ये न्यूज है और मैन ऑफ द होल भी ये मीडिया द्वारा, न्यूज वाला यानी कि न्यूज़पेपर या मीडिया द्वारा ये नाम दिया गया मैन ऑफ द होल, यानी कि अपनी दुनिया का अकेला इंसान। क्या ये क्या कहा गया एक बार सुनिए। मैन ऑफ द होल के समुदाय के बाकी सदस्यों की मृत्यु 1980 के दशक में हुई थी, यानी कि इस इंसान के, इस व्यक्ति के जितने भी और जो कहा जाए समुदाय के जो लोग थे वो सब के सब मारे जाते हैं, कारण कुछ भी रहे हो। ये अकेला ही बहुत सालों से चल रहा है। तो ये कहा जाता है कि 1980 के दशक से ही अकेला है, 26 साल से अकेले रह रहा है। इस इंसान से रेंजर्स ने संपर्क करना चाहा लेकिन नाकाम रहे, ठीक है। दूसरा, इस इंसान ने रेंजर्स के दिए खाने तथा तोहफे लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। माना जा रहा है कि इसकी जो उम्र है 60 साल और वजह नेचुरल, यानी कि ये मारा गया है। अब ये भी जो बचा हुआ था ना, कहने का तात्पर्य ये था 1980 के बाद ये अकेला है। अब 2023 में चल रहे हो आप, तो 1980 से अकेले जंगल में रहना, वहां सरवाइव करना दोस्तों कितना मुश्किल होगा। देखो जो इंसान बिल्कुल अकेला है, जो किसी से बातचीत नहीं कर सकता, वो जंगल में किस तरह रहता होगा। आप सोचो, आप भी अगर एक दिन के लिए अपने रूम में बंद हो जाओ तो आप किसी से बात नहीं करो, आप तो 2 घंटे अपने मोबाइल को भी अपने से दूर कर लोगे ना, तभी अधूरा महसूस करोगे, अकेला महसूस करोगे। तो ये सोचो कि कितने लंबे समय तक अपने जो भी इनके परिवार था, समुदाय था, उससे दूर हो गया, ठीक है। ऐसा भी कहा जा रहा है ये लोग क्या है, इस तरह के बड़े बड़े खड्डे बनाकर और इस तरह का घर बना के अकेला ही रह रहा था। हालांकि इनके समुदाय के पहले लोग भी रहा करते थे, तो वहीं रहा करता था और इन्हीं में ये शिकार किया करते थे और अब तो शिकार किया करता है,
है ना, पहले तो किया करते थे, अब तो करता ही है। तो ये लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े जानवरों का या बड़े बड़े ऐसे जंगली जानवर, छोटे जानवर जो खाने के हिसाब से या जिनके डर से कि भाई मैं किसी का शिकार ना बन जाऊं, तो उस आधार पर अपने आप को सुरक्षा प्रदान इन्होंने की। अपने आसपास के एरिया को खड्डों से या छोटी छोटी गुफा बनाकर भी रहा है बंदा, ठीक है, इस समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसे माना जाता है कि ये अपनी दुनिया का अकेला ही इंसान है। चलते चलते ये भी मेरे को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आज शेयर कर दिया दोस्तों। तो आज जो भी आपने दोस्तों पढ़ा, ठीक है, आज जो भी आपने पढ़ा है उसको हल्का सा एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आपने क्या क्या देखा दोस्तों। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क 9 नेशनल पार्क बताया भाई, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं 9 बताया। उसके लिए मैंने एक लाइन आपको बताई है, कौन सी लाइन है अगर याद हो तो, रानी झांसी की रानी, यानी कि रानी झांसी कैप और सैंडल पहनकर महात्मा गांधी के गैला कहां जाती है, हैरियर गाड़ी में बैठकर और कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में और कभी कहां, कभी मध्य अंडमान में जाती है। तो इस तरह इस लाइन से आप याद रख सकते हो राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोला, रानी झांसी कैसे, सैंडल पहनकर और कैप पहनकर, सैंडल पहनकर, कैप पहनकर क्या करती है, महात्मा गांधी के साथ नहीं, महात्मा गांधी की गैलेथिया हैरियर नेशनल पार्क हैरियर में बैठकर कभी कहां, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी मध्य अंडमान में घूमते हैं। ठीक है, याद हो गए तो एक पल में। उसके बाद देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीपों में कुल राष्ट्रीय 9 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 96 है, सबसे छोटा साउथ बटन है और एक ग्रेट निकोबार में बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। तो आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं दोस्तों मेरे साथ। उसके बाद ये जनजातियां जिसके बारे में मैंने आपको एक एक करके पढ़ाया है। उम्मीद है दोस्तों आज वाली क्लास भी, उम्मीद करता हूं जैसे पिछली जो क्लासेस हैं, जैसे वहां आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप पसंद कर रहे हो इन क्लासेस को, है ना, और इसको भी करोगे दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन भी स्टूडेंट को वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम दोस्तों आपका कोई सा भी हो, इंडियन ज्योग्राफी में ये वाला टॉपिक जो मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना पाओगे। इस वीडियो को भी आप बराबर देखिए, नोट्स बनाइए। बहुत जल्दी इससे अगली कड़ी में मैं मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।